जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम उसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है उनके बीच के फोर्स की तरह इमेजिन करते हैं। हम इसे इजीली नाप कर भी इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो तो उस पे जो नंबर आता है वो अर्थ और आपके मास के बीच के फोर्स को डिस्प्ले करता है। अगर यूनिवर्स के स्केल पे देखें तो इसी फोर्स की वजह से सन अर्थ से और अर्थ सन से अट्रैक्टेड है। सन और दूसरे प्लैनेट्स के बीच इसी फोर्स की वजह से हमारा सोलर सिस्टम कायम है। हमने ब्लैक होल के इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल के बारे में भी सुना है। अगर नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन के टॉप राइट पे इस समय जो वीडियो लिंक है उसको जरूर देखिएगा। हिस्टोरिकली देखें तो ग्रेविटी को बहुत सिंपल तरीके से ट्रीट किया गया है। तो जहां तक न्यूटोनियन फिजिक्स और हमारे अर्थ पे एप्लीकेशन की बात ठहरी, वो लॉज प्रैक्टिकली अच्छे से काम करते हैं। पर जब हम कॉस्मोस के लेवल पे बात करें तो चीजें बदलने लगती हैं। 21वीं सदी में हम ग्रेविटी को काफी अलग नजरिए से देखते हैं। ग्रेविटी सिंपली एक फोर्स की तरह डिस्क्राइब नहीं हो सकता। ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन का पार्ट है जो आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिंक्ड है। 1905 में जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज किया था तो उस समय के लिए ये बहुत ही अजीब आइडिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे क्रिटिकल मैसेज ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ता है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ सेम रेट से गिरता है। पर यह फैक्ट आइंस्टाइन ने नहीं, गैलीलियो ने पहली बार नोटिस किया था लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक्सपेरिमेंट में, जब दो ऑब्जेक्ट अलग मास के सेम टाइप पे जमीन पे गिरे। अपोलो 15 के एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट ने भी ये थ्योरी मून पे टेस्ट किया था क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं था फ्रिक्शनल ड्रैग क्रिएट करने के लिए। तो चाहे मास अलग हो या सेम हो, दो ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम पे गिरेंगे सेम ग्रेविटी में। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो गिर नहीं रहे, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड स्पेस के फैब्रिक का बेंड होना होता है। और अगर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए किसी गिरते ऑब्जेक्ट पे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। आइंस्टाइन का मानना था कि ग्रेविटी कोई फोर्स होता ही नहीं है। आइंस्टाइन ये कहते थे कि स्पेस के फैब्रिक के साथ साथ एक हाई मास वाला बॉडी उसके अराउंड टाइम को भी उसी तरह बेंड कर देता है। इस फिनोमेनन को कहते हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अराउंड 4 डायमेंशनल यानी 4D वर्ल्ड को बेंड करता है। 4D यानी लेंथ, विड्थ, हाइट और टाइम। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा बेंडिंग या वॉर्पिंग। तो एप्पल जमीन पे क्यों गिरता है और प्लैनेट सन के अराउंड क्यों मूव करते हैं? एक्चुअली वो अपने हिसाब से स्पेस में सीधे ही मूव कर रहे हैं, बट क्योंकि स्पेस ही उस समय बेंड हो रखा होता है तो वो अपीयर ऐसा करते हैं कि उस हैवी मास ऑब्जेक्ट की तरफ खींचे जा रहे हैं। और इस स्पेस टाइम की बेंडिंग को ही ग्रेविटी कहते हैं। आई नो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है। ऑनेस्टली इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते समय मैं खुद सोच में पड़ा था कि कैसे इस आइडिया को कन्वे करूं। इनफैक्ट अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं मैंने इस चैनल पे, उसमें सबसे चैलेंजिंग यही था। तो चलिए इस आइडिया को विजुअलाइज करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इमेजिन करिए अर्थ स्पेस के एक ग्रिड एक चादर पे लोकेटेड है। अब अर्थ का मास स्पेस टाइम को वॉर्प कर रहा है जिससे एक ग्रेविटी वेल यानी एक कुआं क्रिएट हो रहा है। अब सब कुछ उस कुएं उस वेल में गिर रहा है, एक तरह से उसकी तरफ खिंच रहा है। मून भी, मून का अपना भी एक ग्रेविटी वेल है जो उसको रोक रहा है अर्थ के वेल में गिरने से। इमेजिन करिए वो ग्रिड एक बेडशीट होता जिसे चारों तरफ से पकड़ के स्ट्रेच करके हवा में रखा हुआ है। उस पे एक भारी बॉल गिरा दें तो वो बीच से थोड़ा धंसेगा और उसके इर्द गिर्द कुछ डालेंगे तो क्योंकि वो बेडशीट बीच से धंसा हुआ है उस बॉल की तरफ खिंच जाएगा। और अब उस बेडशीट पे एक और बॉल मून के जैसे डाल दें, दोनों के वेल्स रोकेंगे उनको मिलने से। आई नो थोड़ा मुश्किल है आइडिया, तो इस पार्ट को थोड़ा स्लो करके या 1-2 बार रिपीट करके सुने तो आपको आइडिया शायद समझ आ जाए। अब इस बेडशीट पे और भी कई सारे बॉल्स हैं, सन भी। इसका एप्लीकेशन काफी इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट इन ग्रेविटी वेल्स का यूज करते हैं स्पेसक्राफ्ट को तेजी से एक्सेलरेट कराने में और अपने डेजिग्नेटेड पाथ को जल्दी क्रॉस करने में। ये ग्रेविटी वेल्स एक नेचुरल स्लिंगशॉट की तरह स्पेसक्राफ्ट की मदद करते हैं। जितना ज्यादा पास जाएं आप किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के, उतनी ज्यादा बेंडिंग। इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि फिर ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है? क्यों एक पॉइंट पे जाके ग्रेविटी एक्ट नहीं करती स्पेस में? एक्चुअली ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली हर जगह है स्पेस में भी, बट क्योंकि बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटेशनल फील्ड एक तरह से खिचड़ी बना देते हैं कि एक क्लियर ग्रेविटेशनल बेंड या कर्व के अराउंड ऑब्जेक्ट नहीं मूव। एग्जाम्पल के तौर पे मून का भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में है, पर अर्थ की कंपैरिजन में छोटा होने के कारण अर्थ का फील्ड ओवर पावर कर देता है। तो इनफैक्ट अर्थ के पास स्पेस में सैटेलाइट्स और आईएसएस भी अर्थ की ग्रेविटी कंटिन्यूसली फील करते हैं। इनफैक्ट आईएसएस अर्थ के सरफेस पे जितना ग्रेविटी है उसका 90% फील करता है।
तो जो चीज 100 केजी की है उसको अगर मेजर करने का तरीका होता फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके, तो उसका वजन 90 किलो आता स्पेस में। बट क्योंकि हर चीज, ISS का हर भाग, हर मशीन, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक तरह से मूव कर रहे होते हैं, तो उनका एक्चुअल वेट फील नहीं होता और वो फ्लोट करते हुए फील करते हैं। अगर आपने सेकेंडरी स्कूल में साइंस लिया हुआ होगा और आइडियाज को समझा होगा तो शायद ये आपको इमेजिन हो पा रहा हो। एक और तरीका है इसको इमेजिन करने का। अगर आप एक लिफ्ट में हैं जो अचानक से टूट जाए, तो आप और लिफ्ट दोनों ही एक ही ग्रेविटी से नीचे गिरेंगे। उस समय लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपका वजन 0 होगा, क्योंकि जितनी तेजी से आपका शरीर गिर रहा है उतनी ही तेजी से लिफ्ट भी गिर रहा है। तो आपका शरीर लिफ्ट में जमीन पे वजन डालेगा ही नहीं। यही हो रहा है एस्ट्रोनॉट्स और ISS के साथ भी। एस्ट्रोनॉट आप हैं, ISS लिफ्ट है। इनफैक्ट ISS हमेशा अर्थ की तरफ गिरता ही रहता है, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी बेसिकली ISS हमेशा अर्थ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक स्पीड से मूव करता रहता है जो लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है जो ग्रेविटी के पुल को कैंसिल आउट कर देता है और उसको गिरने से बचा देता है। सैटेलाइट्स में भी यही होता है। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम बेंडिंग थ्योरी को प्रूव करने का एक तरीका भी है। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये तब होता है जब एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी इतनी बेंडिंग कर देता है कि लाइट भी उसके अराउंड बेंड होने लगता है। ये यूनिवर्स में क्लियरली देखें तो गैलेक्सीज के अराउंड दिखता है। गैलेक्सीज को देखें तो अक्सर ये रिंग्स के फॉर्म में दिखते हैं, चाहे वो स्पाइरल हो, एलिप्टिकल हो या कोई और शेप। इनफैक्ट इसी फिनोमेनन की वजह से हमें नए गैलेक्सीज डिस्कवर भी हुए हैं। इनफैक्ट और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए हैं हमने स्पेस में जो बिना ग्रेविटेशनल लेंसिंग के डिस्कवर ही नहीं होते। एक बहुत फेमस एग्जांपल है क्वाजार। ये हमारी यूनिवर्स के सबसे ज्यादा लाइट देने वाले यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और ग्रेविटी की थ्योरी काफी ज्यादा प्लॉजिबल तो है, क्योंकि ये सारे फिनोमिनन्स को कॉस्मोस के लेवल पे सेटिस्फाई कर तो देती है। बस एक प्रॉब्लम है, जहां तक हमारी अभी की अंडरस्टैंडिंग है, जनरल रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स से कंपैटिबल नहीं है। क्वांटम ग्रेविटी एक थ्योरेटिकल आइडिया है जो कोशिश कर रहा है ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने का, पर अभी तक कोई भी यूनिवर्सली माना हुआ आइडिया इससे निकला नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आइंस्टाइन की थ्योरी बुलेट प्रूफ है। रिसर्चर्स मानते हैं कि उसकी भी लिमिटेशंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आइंस्टाइन की थ्योरी ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाती है। साइंटिस्ट्स ने हवाई में 3 जायंट टेलीस्कोप्स के थ्रू SO2 नाम के स्टार को सैजिटेरियस नाम के ब्लैक होल के पास अप्रोच करते हुए स्टडी किया। इस स्टार का 16 साल का ऑर्बिट है इस ब्लैक होल के अराउंड। साइंटिस्ट का मानना था कि अगर आइंस्टाइन की थ्योरी सही है, ब्लैक होल स्पेस टाइम को वार्प कर स्टार से आती लाइट के वेवलेंथ को एक्सटेंड कर हमारे तक सिर्फ रेड स्पेक्ट्रम के लाइट्स ही पहुंचेंगी, यानी उस स्टार से आती लाइट ब्लू से रेड बन जाएगी, क्योंकि वो लाइट के दूसरे स्पेक्ट्रम्स ड्रेन होके ब्लैक होल में खिंच जाएंगे। और वही हुआ भी। स्टार का कलर हमको रेड दिखने लगा अर्थ पे। अगर ऐसा ना होता तो आइंस्टाइन की थ्योरी फेल हो जाती। साइंटिस्ट अभी भी तलाश में है एक मैसिव स्पेस टाइम कर्वेचर की, यानी इतने एक्सट्रीम बेंड की जहां ये थ्योरी फेल हो जाए। इनका मानना है कि आने वाले कुछ डेकेड्स में आइंस्टाइन की थ्योरी पे काफी टेस्ट होंगे, और इन केस ये अगर फेल भी होती है तो इस बार होपफुली हमें 300 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा एक नई ग्रेविटेशनल थ्योरी के लिए। आप कैसे इमेजिन करते हैं ग्रेविटी को? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सोचते रहो।